अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूँ मरियम खान। नुक्ता-ए-नज़र की एक और एपिसोड में आप सभी को खुशामदीद कहती हूँ। पहले एपिसोड में हमने बात की रशिया और यूक्रेन में जारी जंग के हवाले से, जिसने पूरी दुनिया को अपने असरात ज़ाहिर किए हुए हैं। उसी मौजू पर हमने एक और एपिसोड रिकॉर्ड की जनाब ज़ेशान मुनीर साहब के साथ, जिसमें हमने उनसे पूछा कि इस वक्त की ऑन ग्राउंड सिचुएशन क्या है, दोनों अफवाज रशिया और यूक्रेन क्या स्ट्रैटेजी इस्तेमाल कर रहे हैं, और यूक्रेन में वो कौन कौन से इलाके हैं जो इस वक्त जंग का मरकज़ बने हुए हैं। इन सब सवालात का जवाब उन्होंने हमें एक अलग से वीडियो रिकॉर्ड करके भेजी, जो आप इस वीडियो के दूसरे हिस्से में देखेंगे। तो कहीं मत जाइए, हमारे साथ जुड़े रहिए। लेकिन दूसरे हिस्से में जाने से पहले मैं आपको बताती चलूं कि हम अपने इस चैनल पर उर्दू फॉर्मेट को मजीद फरोग देंगे और उन तमाम मौजू पर बात करने की कोशिश करेंगे जो कि मेन स्ट्रीम मीडिया पर नहीं डिस्कस होते। तो आज आप सभी से मैं दरख्वास्त करूंगी कि हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हमारे तमाम वीडियोस को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। तो आइए देखते हैं रशिया और यूक्रेन वॉर एपिसोड का पार्ट 2। थैंक यू मरियम फॉर हैविंग मी ऑन द शो। मैं कोशिश करूंगा कि आपके दिए हुए तमाम सवालात को तफसील से उनका जवाब दे सकूं। इस वक्त यूक्रेन और रूस के माबैन जारी जंग एक सेंटर ऑफ अटेंशन है ग्लोबली, और दुनिया में जितने भी मेजर फॉरेन पॉलिसी डिसीजंस हैं, दे आर बीइंग इन्फ्लुएंस्ड इन वन वे और अनदर बाय व्हाट्स हैपनिंग इन यूक्रेन। इससे पहले कि हम ऑन ग्राउंड सिचुएशन पर बात करें, करंट और यूक्रेनियन और रशियन स्ट्रैटेजी के बारे में बात करें, इससे पहले ज़रूरी है कि हम क्विकली एक पूरा ओवरव्यू लें कि जब ये अटैक हुआ तो उस वक्त ऑन ग्राउंड सिचुएशन क्या थी। 24 फरवरी को 2022 को रूस ने यूक्रेन पर हमला किया, और इस हमले के 3 मेजर एक्सिस ऑफ एडवांस थे। One of the first major axis was the northern axis, और northern axis में रूस की अफवाज ने बेलारूस से एडवांस किया towards Kiev with 2 possible objectives. Number 1, to capture as much territory as possible, and number 2, to encircle Kiev if possible. जो दूसरा मेजर एक्सिस ऑफ एडवांस था, that was the eastern axis of advance. इसके अंदर डॉनबास के इलाके में मौजूद प्रो रशियन रेबल फोर्सेस with the help of Russians tried to move towards east in order to capture this entire Donbass area, और इसकी दौरान they wanted to encircle and destroy as much Ukrainian forces in this region as possible. जो तीसरा एक्सिस ऑफ एडवांस था, that was the southern axis, और इस एक्सिस में क्राइमिया में मौजूद रशियन फोर्सेस ने नॉर्थ डायरेक्शन में मूव किया, और इस नॉर्दर्ली डायरेक्शन में मूव करने का मकसद ये था कि वो खिरसॉन के शहर पे के आसपास के इलाकों पे कब्जा कर सके, बिकॉज ये वो इलाका है जहाँ से क्राइमिया को वाटर सप्लाई होती है, और 2014 में यूक्रेनियन अथॉरिटीज़ ने इस वाटर सप्लाई को कट ऑफ कर दिया, जिसकी वजह से क्राइमिया में एक्यूट वाटर शॉर्टेज, वाटर क्राइसिस हुआ, जिससे बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक लॉस क्राइमिया की पॉपुलेशन को उठाना पड़ा। सेकंड जो एक्सिस था साउथ में, दैट वाज साउथ ईस्टर्न एक्सिस, और इसके अंदर यूक्रेनियन जो क्राइमियन फोर्सेस थी, जो रशियन फोर्सेस थी, जो क्राइमिया से अटैक किया, दे वांटेड टू कैप्चर मैरियुपोल, और मैरियुपोल इसलिए इम्पोर्टेंट है कि वंस दिस सिटी इज कैप्चर्ड, Russia will be able to establish a land bridge between Crimea and Russia proper. यानी कि एक लैंड ब्रिज बन जाएगा क्राइमिया से रूस के बीच में, जिससे क्राइमिया के बहुत से जो इकोनॉमिक, सिक्योरिटी और पॉलिटिकल इश्यूज हैं, रशिया विल बी एबल टू ओवरकम दोस। और हमने देखा है कि इस वक्त 95% ऑलमोस्ट जो मैरियुपोल सिटी है, इट्स अंडर दी रशियन कंट्रोल। सिर्फ एक खास इलाका है, इंडस्ट्रियल जोन, जिसको एज़ोवस्टाल स्टील वर्क्स कहते हैं, वहाँ पर यूक्रेनियन फोर्सेस एंड नियो नाजी बटालियंस आर एंट्रेंच्ड, बट वी नो कि विद इन अ कपल ऑफ वीक्स Mariupol is likely to fall completely to the Russian forces, और उसके बाद जो ऑब्जेक्टिव्स हैं रूस के, वो काफ़ी हद तक
इस इलाके में फुलफिल हो जाएंगे। अब हमने ये देखा कि इन तीनों एक्सिस के अंदर से जो मोस्ट सक्सेसफुल रशियन अटैक था वो साउथ में था। जैसे ही क्राइमिया से रशियन फोर्सेस ने एडवांस किया नॉर्थ की तरफ, तो खिरसॉन और मेलिटोपोल में मौजूद यूक्रेनियन फोर्सेस कोलैप्स हुई और विदाउट मच रेजिस्टेंस रशिया वाज एबल टू कैप्चर दीज स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट एरियाज। इसके बरक्स हमने देखा कि मैरियुपोल में एक बहुत स्टिफ रेजिस्टेंस दी यूक्रेनियन फोर्सेस ने। इसमें थाउजेंड्स ऑफ सिविलियंस बिकेम विक्टिम्स ऑफ दिस कॉन्फ्लिक्ट, और हमने देखा कि थाउजेंड्स ऑफ यूक्रेनियन एंड रशियन फोर्सेस वर किल्ड और कैप्चर्ड। और एक टोटल कोलैप्स हमने देखा यूक्रेनियन फोर्सेस का। Thousands of Ukrainian soldiers have also surrendered to the Russian forces. So far, the southern axis of advance is more successful. Mariupol, जैसे कि मैंने अर्ज किया, 95% is under the control of Russians, and Russians have been able to establish a sort of a land bridge between Crimea and Russia, passing through the pro-Russian rebel areas in the Donbass region, जिसको हम Donetsk कहते हैं। इसके बरक्स हमने देखा कि जो नॉर्दर्न एक्सिस ऑफ एडवांस था वो उसमें रशियन फोर्सेस का टोटल कोलैप्स देखा। इसकी वजूहात में से एक वजह द स्टिफ रेजिस्टेंस ऑफ यूक्रेनियन फोर्सेस। उन्होंने वेस्टर्न जो लाइट वेपन्स थे उनकी मदद से रशियन कॉन्वॉयज को बहुत नुकसान पहुंचाया और रशियन मैन पावर को काफ़ी हैवी लॉसेस का सामना करना पड़ा इस इलाके के अंदर। दूसरा, a huge proportion of Ukrainian forces was concentrated around Kiev, जिसकी वजह से Russians were unable to break through into Kiev itself, although के Russian forces ने जो suburban areas हैं Kiev के उन पे कब्जा कर लिया। तो due to the logistical issues, supply issues and stiff resistance by the Kiev regime, Russians decided to withdraw completely from this area, और उन्होंने यहाँ से ट्रुप्स को विड्रॉ करने के बाद इन तमाम ट्रुप्स को रीसेटल किया, रीमूव किया टुवर्ड्स डॉनबास रीजन, और यहाँ पर जो मौजूद रशियन फोर्सेस थी उनको रीइंफोर्स करने की कोशिश की। तो हमने देखा कि ये जो पूरा कीव का ऑफेंसिव था रशिया का, ये नाकाम हुआ, जिससे रशिया को एक बहुत ज़्यादा हज़ीमत का सामना करना पड़ा, और ये एक वेस्टर्न विक्ट्री थी इन टर्म्स ऑफ पीआर कैंपेन, और जो यूक्रेन प्रेसिडेंट है उनके लिए भी एक बहुत क्रिटिकल बूस्ट मिला उनको। एक चौथा एक्सिस ऑफ एडवांस भी है खार्किव के इलाके में, बट ये एक सेकेंडरी एडवांस है, इसलिए मैं इसको कंसिडर नहीं करता कि ये कोई खास एक्सिस ऑफ एडवांस था। द प्राइमरी एडवांसेस वर 3: नॉर्दर्न, ईस्टर्न एंड सदर्न। तो ये एक ऑन ग्राउंड सिचुएशन है। इस वक्त हमने देखा कि इस वक्त डॉनबास का जो इलाका है वो सेंटर ऑफ अटेंशन बना। अब डॉनबास के इलाके में क्या सिचुएशन है, इसको हम जल्दी से रिव्यू करने की कोशिश करते हैं। ये नक्शा जो है ये हमें पूरा ईस्टर्न यूक्रेन का इलाका, ये डिनीप्रो सिटी है, इसके साथ ये रिवर डिनीपर है, और रिवर डिनीपर के ईस्ट में तमाम जो इलाके हैं इनको ईस्टर्न यूक्रेन कंसिडर किया जाता है। और ये वाला एरिया जिसको मैं हाईलाइट करने की कोशिश कर रहा हूँ, ये जो स्ट्रेट लाइन है फ्रॉम मैरियुपोल ऑल द वे अप टू इजियम, दिस एंटायर एरिया इज मोर और लेस जियोग्राफिकली नोन एज डॉनबास, और यही वो इलाका है जिसमें बहुत बड़ी तादाद में रशियन स्पीकिंग पॉपुलेशन रहती है। इस वक्त जो ये वॉर मैप के अंदर हम देख सकते हैं कि इस वक्त जो रशियन फोकस ऑफ अटैक है दैट इज मूविंग south from Izium towards Bakhmut, और लुहांस्क से मौजूद जो प्रो रशियन रेबल्स हैं they have captured Popasnaya and they are trying to move towards Slaviansk, और ये जो एक पिंसर है इसको कंप्लीट करने की कोशिश करें।
Once the Russian forces are able moving south from Izium and moving north from Luhansk, once they are able to meet somewhere here, they will be able to create a pocket of Ukrainian forces in this area, जिसको Severodonetsk या Lysychansk कहते हैं. So if the Russians are able to completely encircle Ukrainian forces in this area, तो एक pocket बन जाएगी जिसमें expected है कि 10 से 15,000 very professional Ukrainian forces are dug in, and once they are able to encircle this area, they will be able to slowly and gradually capture territory and destroy the Ukrainian forces in this region. तो इस वक्त जो on ground situation है डॉनबास के इलाके में, उसमें पोपस्नाया, स्लावियांस्क, सेवेरोडोनेस्क, लिसिचांस्क, ये वो इलाके हैं जहाँ पर इस वक्त heavy fighting जारी है. And once this area is clear of Ukrainian forces, the Russians will possibly move towards Bakhmut, Kramatorsk, and Slaviansk. So, according to these sources, जो major Ukrainian concentration of force है Donbass में, that is around these two cities, जिसको हम Slaviansk और Kramatorsk कहते हैं. And if the Russians are able to destroy the forces in this area, so the entire eastern Ukraine will be open for Russian and pro-Russian forces to capture. तो इस वक्त Russian strategy की भी हम बात कर लेते हैं. The Russians are heavy artillery, massive artillery fire कर रहे हैं, और according to the information, 4 से 6 lakh shells are being fired every day by the Russian forces in this, which is Lysychansk, Severodonetsk pocket. Russians are also using pro-Russian rebel forces. जिसका मकसद possible ये हो सकता है in order to reduce the casualties among the Russian forces. The Russians are now increasingly employing non-citizens to bear the brunt of the fighting. इसके बरक्स हम देखते हैं कि Ukrainians are mobilizing. Ukraine ने third mobilization का ऐलान किया. That's possibly due to the heavy losses they have already faced in the fighting in Mariupol and the ongoing hostilities in the Donbass region. So Ukrainians are now using the very old tactic of static defense. Static defense का फायदा ये होता है कि enemy को काफी ज़्यादा loss होता है because it's attritional in nature. But static defense का नुकसान ये है कि अगर enemy forces successfully maneuver कर देती हैं उन defenses के इर्द गिर्द, तो huge concentration of forces का खतरा रहता है कि they can be encircled and destroyed. So while the Russians are trying to utilize maneuver warfare in Donbass, Ukrainians are trying to employ these static defense tactics, and I think so far the Russians have been more successful in their strategy as compared to the Ukrainian forces. तो सर ये डॉनबास का इलाका है जिसमें मैं फिर अर्ज करूँ, Popasnaya, a very important city, heavily defended city, has fallen to the pro-Russian forces. The Russians have already captured Izium, और वो move कर रहे हैं south में, and they are trying to create this cauldron or this pocket where 10 to 15,000 Ukrainian forces are encircled. But once this area is captured, they will move towards Slaviansk and Kramatorsk, and once these two cities are captured, so the entire eastern Ukraine hai, that will be open for pro-Russian and Russian forces to advance. अब एक और नक्शे के जरिए मैं कोशिश करूँगा कि हम इस सिचुएशन को मज़ीद समझने की कोशिश करें. So I hope you are able to see this map. तो ये एक larger ईस्टर्न यूक्रेन का मैप है, ये सारा डॉनबास का इलाका जिससे मैंने पहले अर्ज किया, जिसमें हम देख सकते हैं कि रशियंस ने यूक्रेनियन फोर्सेस को इंगेज किया हुआ, और जब रशियंस एडवांस कर रहे हैं
So these blue lines highlight the Ukrainian forces और ये जो red lines हैं ये रशियन एडवांस हमें दिखाते हैं। तो जब रशियंस मूव कर रहे हैं तो यूक्रेनियंस आर नाउ pitched in one place and they are unable to move। और जब ऐसा होगा तो रशियंस मैन्यूवर वॉरफेयर के जरिए डिफरेंट एक्सिस ऑफ एडवांस के जरिए इस पूरे इलाके को, इस पूरी स्ट्रेट लाइन को कैप्चर कर लेंगे। तो पूरा डॉनबास का इलाका एक तरह से रूस के कब्जे में आ जाएगा और इस पूरे इलाके के अंदर 30 से 40 हज़ार यूक्रेनियन फोर्सेस आर लाइकली टू बी डिस्ट्रॉयड बाय द रशियन फोर्सेस। तो मैंने नक्शों के जरिए कोशिश की कि मैं आप लोगों को बता सकूं कि इस वक्त ऑन ग्राउंड सिचुएशन यूक्रेन में क्या है, और मैंने बड़ा ब्रीफली जिक्र भी किया कि रूस की और यूक्रेन की वॉर स्ट्रेटजी डॉनबास के इलाके में क्या है। अब हम तफसील से बात करने की कोशिश करते हैं कि आखिर रूस किस किस्म की स्ट्रेटजी अपना रहा है यूक्रेन के अंदर। देखिए, हम काफ़ी अर्से से सुनते आ रहे हैं कि the nature of warfare is changing globally, but मेरा एनालिसिस ये है कि the nature of warfare in the 21st century has already changed। जैसे कि we are used to wars, जैसे हमें conceptualization है कि जब war होगी तो millions of men on both sides will be concentrated in a battle space, जिसमें tanks होंगे, thousands of tanks, hundreds of aircrafts, और वो आपस में गुत्थम गुत्था होंगे और इससे जंग का जो आउटकम है वो डिटरमिन होगा। और हमने देखा कि वर्ल्ड वॉर 2 में ऐसा ही हुआ। लेकिन 2003 में इराक इन्वेजन के बाद, 2001 की अफगानिस्तान इन्वेजन के बाद अमेरिकन्स लर्न अ लेसन कि द कंसंट्रेशन ऑफ फोर्सेस इन अ बैटल स्पेस is not important anymore. What's more important is the employment of technology, is the employment of allied militias, allied politicians, जिनके जरिए आप अपने पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकें। बिकॉज जो मिलिट्री जो जंग होती है उसका मकसद भी अल्टीमेटली यही होता है कि यू हैव टू अचीव सर्टेन पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स। अब अमेरिकन एक्सपीरियंस से रशियंस ने बहुत लर्न किया, और रशियंस ने अपने अफगान एक्सपीरियंस से भी बहुत लर्न किया। और रशियंस ने 2014 में जब क्राइमिया की इन्वेजन की, एनेक्सेशन की, तो उसमें विदाउट फायरिंग अ सिंगल शॉट दे वर एबल टू कैप्चर क्राइमिया। और इस पूरी जो वॉर स्ट्रेटजी थी उसको हाइब्रिड वॉरफेयर का नाम दिया गया। और हाइब्रिड वॉरफेयर, विदाउट गोइंग इनटू डिटेल्स, हमने ये देखा कि दैट टेक्निक वाज वेरी सक्सेसफुल। अब लर्निंग फ्रॉम दी एक्सपीरियंसेस इन क्राइमिया, 2015 में, एक साल के बाद, रूस ने सीरिया में इन्वॉल्वमेंट की। और अमेरिकन और वेस्टर्न कंट्रीज एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद रूस हैवीली इन्वॉल्व हो जाएगा, अपने लार्ज नंबर ऑफ ग्राउंड फोर्सेस को सीरिया में धंस देगा, बट ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। रशियंस ने सिर्फ और सिर्फ बड़ा स्मार्टली अपनी एयरफोर्स का इस्तेमाल किया और अपनी स्पेशल फोर्सेस का इस्तेमाल किया, और सीरियन आर्मी को ट्रेन करके मैसिव बैटलफील्ड गेन्स उन्होंने किए। और इसी तरह हमने देखा कि रूस ने सीरिया में जितने भी स्ट्रेटेजिक एरियाज थे, जितने भी स्ट्रेटेजिक शहर थे, जैसे कि अलेप्पो और दमास्कस, वहाँ पर सीज वॉरफेयर का इस्तेमाल करते हुए अपने तमाम टैक्टिक्स को और तमाम अपने जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अचीव करने की कोशिश की। अब अगर हम फास्ट फॉरवर्ड करें 2022 में, तो हम देखते हैं कि यूक्रेन के अंदर भी रशियंस मोर और लेस वही टैक्टिक्स इस्तेमाल कर रहे हैं, वही स्ट्रेटजी इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि उन्होंने सीरिया में की। हम ये देख सकते हैं कि द नंबर ऑफ रशियन फोर्सेस, the actual Russian forces engaged in the Ukrainian conflict is not more than 200,000, which is almost 25 to 30% of the actual Russian armed forces. Russians कोशिश कर रहे हैं कि जितना ज़्यादा हो सके वो प्रो रशियन रेबल फोर्सेस, यानी कि डॉनबास के इलाके में मौजूद जो रशियन स्पीकिंग मलेशियाज हैं उनका इस्तेमाल करें। इसके अलावा वो चेचन्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके अलावा वो वैगनर जो प्राइवेट मिलिट्री सिक्योरिटी कंपनी है
उसके लोगों को इस्तेमाल कर रहे हैं और उनके ज़रिए वो बैटल्स को कंडक्ट कर रहे हैं। इन द मीन टाइम जो रशियन फोर्सेस हैं वो इन रेबल फोर्सेस को एयर सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, वो इन रेबल फोर्सेस को आर्टिलरी की सपोर्ट देते हैं और आर्मर्ड सपोर्ट भी उनको फराहम करते हैं। अब जब फ्रंट लाइन पे नॉन रशियंस मौजूद हैं तो ऑब्वियसली जो कैजुअलिटीज़ हैं रशियन फोर्सेस में वो काफ़ी कम होंगी और जितनी कैजुअलिटीज़ कम होंगी उतना कम इस कॉन्फ्लिक्ट का पॉलिटिकल फॉल आउट होगा पुतिन के ऊपर। तो हम ये देख रहे हैं कि रशियंस व्हाइल प्रोवाइडिंग टेक्निकल सपोर्ट, आर्टिलरी सपोर्ट, एयर सपोर्ट एंड नेवल सपोर्ट टू प्रो रशियन रेबल्स कोशिश कर रहे हैं कि डायरेक्टली अपने ट्रुप्स को जितना कम हो सके उतना कम एंगेज किया जाए। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो यूक्रेनियन फोर्सेस हैं they are hell-bent to protect each and every inch of their territory. ये नेचुरल है, जो भी जिस मुल्क पे भी हमला होगा they would want to protect every inch of their territory. But जब रशियंस जो कि मनूवर वॉरफेयर में एक्सपर्टीज रखते हैं उनके सामने आई थिंक स्टैटिक डिफेंस जो है वो ज़्यादा कामयाब नहीं होगी और अगर यूक्रेनियन फोर्सेस अपनी फ्लेक्सिबल डिफेंसेस नहीं रखेंगे तो दे विल बी सफरिंग ह्यूज कैजुअलिटीज इन टर्म्स ऑफ मैन पावर एंड मटीरियल। हम ये भी देख रहे हैं कि जो रशियन मिसाइल फोर्सेस हैं दे हैव been busy destroying the Ukrainian infrastructure. They have been busy destroying Ukrainian military airports, Ukrainian areas of concentration, Ukrainian infrastructure, Ukrainian weapon depots. हम देखते हैं कि रशियन मिसाइल स्ट्रेटजी मिसाइल फोर्सेस इस्तेमाल कर रहे हैं, रशियन प्रो रशियन मिलिशियाज को इस्तेमाल कर रहे हैं, रशियंस अपने भी स्पेशल फोर्सेस को इस्तेमाल कर रहे हैं और रशियंस का एक फ्लेक्सिबल किस्म की स्ट्रेटजी है जिसमें ये स्लो एंड स्टडी बट श्योरली दे आर एडवांसिंग इन यूक्रेन। और जो इस वक्त जो रशियन कंडक्ट ऑफ वॉर है उससे ये चीज़ वाज़ेह है कि रशियंस आर नॉट लुकिंग फॉर अ क्विक विक्ट्री इन यूक्रेन, रादर रशियंस वांट टू प्रोलॉन्ग द वॉर। और इसकी वजह ये हो सकती है, जो इसके पॉसिबल रीजन है वो ये हो सकते हैं कि जितना ज़्यादा ये कॉन्फ्लिक्ट लंबा होगा उतना ज़्यादा नुकसानात का सामना करना पड़ेगा यूक्रेनियन फोर्सेस को, जो कि रशिया का एक मकसद था यूक्रेन पर हमला करने का, दैट इज डीमिलिटराइजेशन। सेकेंडली हमने ये देखा कि जितना यूक्रेन की जंग बड़ी होगी तो उतना ज़्यादा जो वेस्ट है उसको उतना ज़्यादा इंगेज होना पड़ेगा इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट इट्स एसेट्स इन यूक्रेन, दैट इज़ द यूक्रेनियन रिजीम। अब हमने देखा कि जो भी एक इकोनॉमिक वॉर लॉन्च की थी यूएस और ईयू ने अगेंस्ट रशिया, उसमें भी खातिर ख्वाह कामयाबी उनको सामना नहीं करना पड़ा, बल्कि उसका फॉल आउट ये हो रहा है कि यूएस में और ईयू में इन्फ्लेशन आ गई और एक सॉर्ट ऑफ ईयू में खासकर क्योंकि ईयू इज़ डिपेंडेंट अपॉन रशियन गैस सप्लाईज, तो एक ख़तरा पैदा हो गया है कि एक एनर्जी क्राइसिस भी हो सकता है ईयू के अंदर। तो ये जितना कॉन्फ्लिक्ट लंबा होगा उतना ज़्यादा इकोनॉमिक लॉस फेस करना पड़ेगा ईयू को और यूएस को, और इन द मीन टाइम जो यूक्रेनियन मिलिट्री है उसको भी बहुत ज़्यादा नुकसान उठाने पड़ेंगे। तो इस वक्त इन माई एनालिसिस आई थिंक द रशियंस आर स्लोली बट श्योरली गेनिंग द अपर हैंड, और अगर यूक्रेन ने कोई पॉलिटिकल सोल्यूशन की तरफ ना गए तो आई थिंक यूक्रेन को बहुत ज़्यादा हैवी लॉसेस का सामना करना पड़ेगा। तो ये एक ऑन ग्राउंड सिचुएशन से मैंने आपको आगाह करने की कोशिश की और साथ साथ में मैंने रशियन स्ट्रेटजी के ऊपर भी बात की। तो आई होप के इसके अंदर तमाम जो सवालात हैं दे वर आंसर्ड,
or if there is something else, there's another question, so I would be happy to answer that. So thank you very much for having me, and I'll be more than happy to continue this series on Ukraine. Thank you.